हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 2 मात्रक एवं मापन। तो इस चैप्टर 2 में हम बात करेंगे मात्रक एवं मापन की। फिजिक्स में देखिए, जैसे कोई भौतिक राशि होती है उसे मापा जाता है और उसे मापने के लिए हम मात्रक और मापन इन दो पद्धतियों का उपयोग करते हैं। अब मात्रक और मापन का क्या मतलब है कि जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे इस दिशा में जाना है, इस दिशा में जाना है। अब आप कहेंगे इस दिशा में जाना है, तो इस दिशा में जाना है तो कितना जाना है, कितना जाना है। मैंने कहा कि आपको 5 जाना है। अब आप कहेंगे कि 5 जाना है, लेकिन 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब कितना चलना है। तो इस हिसाब से हमें ज़रूरत पड़ेगी मात्रक और मापन की, कि मात्रक और मापन में हम यह बता पाएँ कि हमें किस प्रकार जाना है, कितनी जगह जाना है और कितनी दूर जाना है। अब आपसे एक तो मैं ये कहूँ कि एक आप इधर जाइए, तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे कि मुझे कहाँ जाना है। एक मैं कहूँ कि आपको 5 जाना है, तो 5 में भी आप नहीं समझ पाएंगे कि 5 मीटर जाना है, किलोमीटर जाना है, कितना जाना है। तो ये चीज़ बताने के लिए, इस समस्या को हल करने के लिए इस चैप्टर में हम मात्रक और मापन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम किसी भी भौतिक राशि को कैसे मापा जाता है, उसका मात्रक क्या होता है, उसका मापन क्या होता है। अब देखिए, अगर मैं आपसे ऐसे कहूँ कि अगर आप इस दिशा में 5 मीटर चलिए, आप इस दिशा में 5 मीटर चलिए, तो आप क्या कहेंगे, 5 मीटर चलेंगे, 5 मीटर चले जाएंगे। या मैं कहूँ कि 5 किलोमीटर की बात की जाए, तो इसका मतलब आप क्या बोलेंगे कि 5 किलोमीटर चलिए, 5 किलोमीटर आप जाएंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, 5 और मीटर। तो यहाँ पे जो 5 है ये हो गया मापन, और ये मीटर क्या हो गया, इसका मात्रक। इसको कहेंगे मेजरमेंट, इसको कहते हैं यूनिट। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि ये मापन हो गया और ये मात्रक हो गया। मतलब मापन का मतलब क्या है कि किसी भी भौतिक राशि को अगर हम आंकिक रूप से प्रदर्शित करते हैं तो वो उसका मापन हो जाता है। मतलब किसी भी भौतिक राशि को अगर आप आंकिक रूप से, अगर आप 5, 2, 4 इस तरह से आप प्रदर्शित करते हैं तो वो उसका मापन होता है। और मात्रक का मतलब उसको आप मीटर में, किलोमीटर में किस तरह आप प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो उसका मात्रक हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप थ्योरी के बारे में लिखिए। देखिए, तो हम बात करते हैं मापन को हम कहते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है मापना। क्या अर्थ हो गया इसका, मापना। ठीक है, मापने का मतलब ये हो गया कि किसी भौतिक राशि को अंकों के रूप में प्रदर्शित करना ही मापन कहलाता है। मापन कहलाता है। किसी भौतिक राशि को हम अंकों के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वो उसका मात्रक कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए हमें दो निम्न बातों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, जैसे कोई भी भौतिक राशि है, उसके लिए दो चीज़ों की जरूरत होगी, एक उसका मापन और एक होगा उसका मात्रक। तो ये दो चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी। ठीक है, मापन का मतलब आप कह सकते हो कि अंक के रूप में आप प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे एक उदाहरण आप लीजिए, 5 इंच। ठीक है, 5 इंच की आप बात करेंगे तो यहाँ पे जो 5 है ये हो गया इसका मापन, और इंच क्या हो गया, इंच हो गया इसका मात्रक। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को अगर हम अंकों के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसका मापन कहलाता है। और भौतिक राशि में हम मापने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक मापन और एक मात्रक।
तो 5 इंच का मतलब 5 क्या है इसका मापन और इंच क्या है इसका मात्रक। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को हमें क्या जरूरत पड़ती है, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, पूर्णतः बताने के लिए हमें क्या पड़ता है, मात्रक और मापन, दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, आगे अब देखिए क्या होता है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए अलग अलग जगह अलग अलग मात्रक यूज़ किए जाते हैं। कई जगह आप इंच यूज़ करेंगे, कई जगह सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, कई जगह मीटर यूज़ करेंगे। तो हमने क्या करा कि एक हम बात कर सकते हैं इसके अंदर एक स्टैंडर्ड मात्रक, स्टैंडर्ड मात्रक हम कह सकते हैं। स्टैंडर्ड मात्रक वे मात्रक होते हैं जो क्या होते हैं, सार्वत्रिक होते हैं। मतलब कई ऐसे मात्रक होते हैं जो जिनका किसी भी ताप या दाब पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसे मात्रक क्या कहलाते हैं, स्टैंडर्ड मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब इसमें क्या होता है, हमें ऐसे मात्रकों की आवश्यकता होती है जिन मात्रकों पर किसी अन्य मात्रक का प्रभाव नहीं पड़े। जैसे आप गिनती पढ़ते थे तो गिनती में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये वो अंक थे जो मूल अंक थे। इनसे अगर 10 बनता है, 11 बनता है या 12 बनता है तो ये इनसे बनने वाला अंक होता है। लेकिन 0 से 9 के अंक वो अंक है जो किसी पर निर्भर नहीं करते। तो इसी तरह इन भौतिक राशियों में भी हम बात करेंगे। भौतिक राशियों में भी कुछ ऐसी राशियां होती हैं जो किसी पर निर्भर नहीं करती, उन्हें मूल राशियां कहती है। सबसे पहले हम मूल भौतिक राशि के बारे में बात करते हैं। मूल भौतिक राशियां, इन्हें क्या बोलेंगे, तो ये क्या होती है, वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। वह भौतिक राशि जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। अर्थात ऐसी भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती, ठीक है, तो उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियां, ठीक है, जिन्हें परिभाषित करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती है। तो ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें परिभाषित करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती है, तो वे मूल राशियां कहलाती है। ठीक है, यांत्रिकी में हम बात करें, यांत्रिकी इसमें हम कह सकते हैं, इसमें मुख्यतः हम तीन भौतिक राशियों को परिभाषित करते हैं। तीन भौतिक राशियों को परिभाषित करते हैं। ठीक है, पहला है लंबाई, जिसको आप इंग्लिश में लेंथ भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा है द्रव्यमान, जिसे आप क्या कह सकते हैं, जिसे आप मास भी कह सकते हैं। और तीसरा है समय, जिसको आप टाइम भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका कैपिटल L, इसका कैपिटल M और इसका कैपिटल T मिलके किसी भी भौतिक राशि की विमा कहलाती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए विभिन्न देशों में इन भौतिक राशियों के उपयोग
अलग अलग समय पर अलग अलग समय पर किए जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग समय पर किए जाते हैं, तो इनमें विभिन्न भौतिक राशियां जो है वो अलग अलग समय पर व्यक्त होती हैं। ठीक है, इनमें हम बात करते हैं। तो देखिए, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, जिस पद्धति की हम बात करेंगे वो है CGS पद्धति। ठीक है, CGS पद्धति। दूसरी आपके पास होगी FPS पद्धति। तीसरी आपके पास होगी MKS पद्धति। ठीक है, इसमें आप कह सकते हैं, इसमें लंबाई जो है ठीक है, और ये है इसका द्रव्यमान, और ये है समय। ठीक है, तो आप देखिए इसको किस तरह से आप बताएंगे। यहाँ पे देखिए, इस C का मतलब क्या हो जाएगा, सेमी यानी सेंटीमीटर। ठीक है, G का मतलब हो जाएगा ग्राम, और S का मतलब हो जाएगा सेकंड। ठीक, F का मतलब हो जाएगा फुट, P का मतलब हो जाएगा पाउंड, और S का मतलब हो जाएगा सेकंड। ठीक है, यहाँ पे M का मतलब हो जाएगा मीटर, K का मतलब हो जाएगा किलोग्राम, और S का मतलब हो जाएगा सेकंड। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए, जो 1 फुट होता है, तो 1 फुट में आप बोलेंगे कि जैसे 1 फुट है, 1 फुट में 12 इंच हो सकती है। 1 फुट में 12 इंच हो सकती है, जो कि होगी 30.48 सेंटीमीटर के बराबर। और एक जो इंच है उसमें होगा 2.54 सेमी। ठीक है, और आपका 1 पाउंड के अंदर, 1 पाउंड में 454 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के मात्रक हैं जिनका अलग अलग समय पर अलग अलग उपयोग किया जाता है। पहला है CGS, जिसमें C में सेंटीमीटर, G में ग्राम और S में सेकंड होता है। FPS में F फुट होता है, P पाउंड होता है, S समय होता है। MKS में M मीटर, K किलोग्राम, S सेकंड होगा, जिसमें 1 फुट बराबर 12 इंच है, और जो है 1 फुट बराबर 12 इंच है, और वो 30.48 सेंटीमीटर के बराबर है, और इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होगा। तो ये कुछ ऐसे मात्रक हैं जो आप देखेंगे। तो इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद भाई अलग अलग जगह पर अलग अलग पद्धति का यूज़ हो रहा है, तो हम कंफ्यूज होते थे कि लंबाई को सेंटीमीटर में मापे कि फुट में मापे कि मीटर में मापे। ठीक है, फिर हम ये कंफ्यूज होते थे कि द्रव्यमान को ग्राम में मापे, पाउंड में मापे या किलोग्राम में मापे। समय तो सेकंड में ही था, तो इन तीनों में हम कंफ्यूज थे। इस वजह से क्या हुआ, इसके बाद फिर एक नई पद्धति आई, इसके बाद एक नई पद्धति आई, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम कहेंगे SI का मतलब हो जाता है, SI का मतलब हो जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसे हम कहेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ही पैमाना दिया गया है कि आप द्रव्यमान, लंबाई और मीटर को एक ही स्केल से मापेंगे। इन तीनों पद्धतियों को नहीं उपयोग में लेंगे। तो उसके लिए हम आगे स्टडी करते हैं। देखिए, आगे देखिए, आगे क्या हो रहा है कि अब जो ऐसा ही था हमारा, जिसको हम कहेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कुछ
कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ थी जिनको फिक्स रखा गया, जैसे लंबाई को हमने मापा। लंबाई का जो मात्रक था वो था मीटर। ठीक है, ये मात्रक लिख लीजिए। ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। दूसरा द्रव्यमान को हमने मापा किलोग्राम में, इसको आप केजी भी कह सकते हैं। ठीक है, समय को आपने मापा सेकंड में। चौथा था विद्युत धारा, इसको आपने मापा एम्पियर में। पांचवा था ऊष्मागतिक ताप, जिसको आपने मापा ऊष्मागतिक माप, जिसको आपने मापा केल्विन में। छठा था स्रोत की ज्योति तीव्रता, इसको आपने मापा कैंडेला में। सातवां था पदार्थ की मात्रा, इसको आपने मापा मोल में। तो इस तरह से ये 7 मात्रक थे जिन्हें हम कह रहे हैं कि कौन से मात्रक है? मूल मात्रक। ऐसा ही सिस्टम, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने 7 मात्रक दिए। लंबाई को मीटर में, किलोग्राम को, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ऊष्मागतिक ताप को केल्विन में, स्रोत की ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा को मोल में। तो ये 7 मूल मात्रक थे। इन 7 मूल मात्रकों से जो नए मात्रक बने उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कह सकते हैं। लेकिन ये 7 मात्रक वो मात्रक है जिन्हें हम मूल मात्रक कह सकते हैं। इसके अलावा 2 हमारे पूरक मात्रक भी थे। पूरक मात्रक में पहला था हमारे पास में समतलीय कोण, जिसको हम माप सकते हैं रेडियन में। दूसरा है घन कोण, जिसको आप कह सकते हैं सॉलिड एंगल, इसको आप माप सकते हैं स्टेरेडियन में, इसे माप सकते हैं स्टेरेडियन। और ये प्लेन एंगल बोल सकते हैं इसको। यदि आप किसी वृत्त की बात करेंगे तो वृत्त पे कौन सा हो जाएगा? समतलीय कोण। और आप किसी गोले की बात करेंगे तो आप बोलेंगे वो है घन कोण, जो हुआ स्टेरेडियन, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए आगे देखिए। आगे हम कह सकते हैं, पहला है, हम पूरक मात्रक की परिभाषाओं की बात करते हैं। पूरक मात्रक पहला है रेडियन। तो सबसे पहले देखिए रेडियन के बारे में। रेडियन क्या होता है कि जैसे कोई गोला है, जैसे आप देख लीजिए कोई गोला है इस तरह से, ठीक है, और ये उसका केंद्र है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो त्रिज्या है, मान लीजिए त्रिज्या इसकी r है, तो इसकी लंबाई के बराबर अगर मैं यहाँ पर एक चाप काटूँ, ठीक है, यहाँ से लेके, जैसे मान लीजिए चाप की लंबाई यहाँ से लेके और यहाँ तक है, ये चाप की लंबाई हो सकती है, ठीक है, ये चाप की लंबाई हो सकती है, ये चाप हो सकता है। तो ये जो चाप है अगर मैं इसको इस तरह मिलाऊँ, ठीक है, मिला दिया, तो ये जो कोण बनेगा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका रेडियन। मतलब ये हो गया कि जो वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या के बराबर अगर मैं चाप काटूँ यहाँ पर, तो अब चाप का एक बिंदु ये है, जैसे बिंदु ए ये मान लीजिए और एक बिंदु ए मान लीजिए, तो इन दोनों बिंदुओं को जब केंद्र से मिलाया जाता है तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर जो कोण बनता है उसे हम कहेंगे रेडियन। रेडियन का मतलब समझ में आया कि जो त्रिज्या है, त्रिज्या के बराबर चाप काटा जाए तो उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाता है? रेडियन कहलाता है। तो आप कह सकते हैं कि एक रेडियन वह कोण है, एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित
कोण होता है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या की चाप के बराबर वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है। तो आप देखिए जो कोण हम जानते हैं, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। क्या होता है? कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। अब चाप की लंबाई कितनी है? r, और त्रिज्या का मान भी कितना है? r। भाई ये चाप है, ये भी चाप की लंबाई कितनी है? r, और त्रिज्या का मान भी कितना है? r। तो ये मान आ गया 1। कितना मान आ गया? 1। अब जैसे आप कोण है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। ठीक है, अब आप देखिए इस कोण का मान जो है 2 पाई आएगा। कैसे आएगा? हम देखते हैं चाप, चाप क्या होता है? लंबाई हो गई। तो वृत्त मान लीजिए, वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई r। तो चाप किसके बराबर हो जाएगा? अगर आप इस पूरे कोण की बात करें, इस केंद्र पर पूरा कोण कितना अंतरित होगा, इस पूरे कोण की आप बात करते हैं तो कैसे आप बात करेंगे? तो ये जो चाप है ये वृत्त की परिधि के बराबर होगा बटे त्रिज्या, ऐसे कैसे? तो वृत्त की परिधि होगी आपकी 2 पाई r बटे r। तो ये कोण कितना हो जाएगा? 2 पाई। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यदि चाप की लंबाई, यदि चाप की लंबाई वृत्त की परिधि, यदि चाप की लंबाई वृत्त की परिधि के बराबर है, यदि चाप की लंबाई वृत्त की परिधि के बराबर है, तो वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण, वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण का मान 2 पाई होता है। वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण का मान कितना होता है? 2 पाई होता है। ठीक है, आगे देखिए, हम इसको अगला पढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं स्टेरेडियन। तो ये स्टेरेडियन क्या होता है? देखिए, इसको हम घन कोण भी कह सकते हैं। अभी घन कोण क्या होता है? देखिए, सपोज कीजिए, मान लीजिए कि ये कोई गोला है, ये कोई गोला है इस तरह से। ठीक है, अब अगर मैं इस गोले के इस टुकड़े की बात करता हूँ, इस गोले के अगर मैं इस टुकड़े की बात करता हूँ, तो इसके द्वारा इस केंद्र पर, इसके पृष्ठ से जो लकीरें जाएंगी, ठीक है, उनके द्वारा ये जो कोण बनेगा, ठीक है, यही कोण क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा घन कोण। ये कहलाएगा घन। कि हमने क्या करा कि इस गोले का कोई भी टुकड़ा ले लिया और उसके पृष्ठ से केंद्र पर जो उसको मिलाया जाए, उसके उसके पृष्ठ के विभिन्न बिंदुओं से केंद्र को मिलाया जाए, तो जो कोण बना जाता है वही क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है। तो हम कह सकते हैं ये गोला है। ठीक है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि किसी गोले के पृष्ठ से, किसी गोले के पृष्ठ से पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि त्रिज्या के वर्ग r² के बराबर है, मतलब गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि इसके त्रिज्या के बराबर है, तो उस पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक घन कोण एक स्टेरेडियन होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो घन कोण है ये है पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे, आप कह सकते हो, त्रिज्या का स्क्वायर। यदि हम ऐसा कहें कि घन कोण का मतलब क्या है कि ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल अगर त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा घन कोण कहलाएगा। ठीक है, तो आप देखिए अब ये तभी संभव है यदि
पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके बराबर है? त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर है। ये तभी संभव है। तो आप घनकोण कैसे निकालेंगे? भाई पृष्ठ का क्षेत्रफल त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर है, तो ये हो गया त्रिज्या का स्क्वायर, और ये भी क्या हो गया? त्रिज्या का स्क्वायर। इससे गया कितना आया? 1 आया। तो इसे कहेंगे स्टेरेडियन। इसे क्या बोलेंगे? स्टेरेडियन। अब घनकोण की बात करेंगे तो घनकोण का मान कितना होगा? तो इसका मान निकालेंगे तो दिखाएंगे गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। ये कितना होता है? ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर बटे होगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया? 4 पाई। तो आप कह सकते हैं गोले के केंद्र पर आंतरिक संपूर्ण कोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि इसमें देखिए ये जो गोला है इसके पृष्ठ द्वारा इस केंद्र पर आंतरिक कोण का मान कितना होता है? 4 पाई के बराबर होता है। ये कैसे निकाला हमने कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ले लिया, इसको पहले हमने क्या करा, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर होगा, ये हमको मानना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि घनकोण कैसे निकालेंगे? इस संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद त्रिज्या जो है इसका स्क्वायर कर देंगे, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा, और बटे त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का वर्ग कितना होगा? आर स्क्वायर होगा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा? 4 पाई। तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा? 4 पाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस घनकोण का मान निकाल सकते हैं। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं लंबाई। तो लंबाई जो होती है, लंबाई के अन्य मात्रक, लंबाई जो थी उसके अन्य मात्रक आप देखिए। तो जो सबसे पहले हम बात करें छोटे मात्रक, तो छोटी मात्रक में सबसे पहले आता है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का आप लिख सकते हो 10⁻² मीटर में, ठीक है। सेकंड आप लिख लीजिए 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर जो होगा वो होगा 10⁻³ मीटर में। तीसरा है 1 माइक्रोमीटर, ये होगा 10⁻⁻6 मीटर। चौथा है 1 नैनोमीटर, वो होगा 10⁻⁹ मीटर में। 1 पिकोमीटर, वो होगा 10⁻12 मीटर, ठीक है। और छठा होगा 1 फर्मी, इसे हम कह सकते हैं फेंटोमीटर, जो होगा 10⁻15 मीटर, ठीक है। अब जो बड़े मात्रक हैं, बड़े मात्रक आप देख लीजिए। बड़े मात्रक जो होंगे वो हो जाएंगे 1 किलोमीटर, इसको कहेंगे हम 10⁻³ मीटर। इसके अलावा बड़ी मात्रकों में आप देख लीजिए क्या आएगा, ठीक है। उसके अलावा जैसे आप बात कीजिए 1 प्रकाश वर्ष। तो 1 प्रकाश वर्ष क्या होता है कि प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को हम 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं 1 प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में
तय की जाती है, तय की जाती है, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की जाती है। और इसका मान जो होता है वो 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है। 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है। अब देखिए उसके अलावा एक खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक क्या होता है, ये इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। तो इसका मान जो होता है ये होता है 1.469 गुणा 10⁻11 मीटर। अब ये क्या होता है कि सूर्य व पृथ्वी के बीच की औसत दूरी एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। ठीक है। और उसके अलावा एक पार्सेक जो होगा वो हो जाएगा 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो ये क्या होता है, यदि एक खगोलीय मात्रक द्वारा 1 सेकंड यानी इसको एक डबल डैश का किसी बिंदु पर आंतरिक कोण बनने पर दूरी 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर के बराबर होती है। ठीक है। मतलब ये है कुछ इस तरह से, जैसे ये हो गया सन और ये हो गई अर्थ। तो इसके द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है, ठीक है, दोनों का जो कोण बन रहा है, दोनों लाइनें जहाँ मिल रही है, तो वो पॉइंट है जहाँ पे बन रहा है, तो वो 1 सेकंड के बराबर होगा। और 1 सेकंड का मान जो होगा वो 3.08 × 10⁻16 मीटर होगा। उसके बाद आगे देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं द्रव्यमान के बड़े मात्रक। तो द्रव्यमान के बड़े मात्रकों में हम बात करेंगे 1 मिलीग्राम, इसको हम कह सकते हैं 10⁻⁻6 kg। 1 ग्राम का आप कह सकते हैं 10⁻³ kg। 1 क्विंटल जो होता है वो 100 kg के बराबर होता है। ठीक है। 1 मीट्रिक टन जो होगा 1000 kg के बराबर। और हम बात करें 1 परमाणु द्रव्यमान मात्रक, इसको हम कह सकते हैं AMU, एटॉमिक मॉलिक मास यूनिट। ये होती है 1.66 × 10⁻⁻27 kg, जो कि बराबर होता है कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान के। कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए समय के मात्रक। अब समय के जो मात्रक होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे कि देखिए 1 मिलीसेकंड, तो एक जो मिलीसेकंड होगा वो 10⁻³ सेकंड होगा। ठीक है। 1 माइक्रोसेकंड जो होगा वो 10⁻⁻6 सेकंड के बराबर होगा।
1 नैनो सेकेंड वो होगा 10 की घात -9 सेकेंड के बराबर। ठीक है। और इसके अलावा जो इसके बड़ी मात्रक हैं, बड़ी मात्रक जो है समय के, वो है 1 मिनट। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 1 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट गुना 60 सेकंड होगा। ठीक है। और एक दिन में 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड होगा। ठीक है। और एक वर्ष में आप बात करेंगे तो 3.156 गुना 10 की घात 7 सेकंड होगा। तो ये कुछ मात्रक थे। इसमें द्रव्यमान की मात्रक इस तरह से हो गए हैं। इसके अलावा समय की मात्रक ये हैं, इसमें मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड है। इसके अलावा बड़ी मात्रक में 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 वर्ष, ये सब मात्रक जो हैं ये बड़ी मात्रक कहलाएंगे। ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये वो मात्रक हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए